नेक्स्ट बायसिंग है कलेक्टर टू बेस बायसिंग। इस बायसिंग को कलेक्टर फीडबैक बायसिंग भी कहा जाता है। इसका सर्किट इसका ऐसा बनता है, बेस को कलेक्टर के साथ फीडबैक कर दिया गया है, इसलिए इसे कलेक्टर फीडबैक बायसिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर कलेक्टर करंट IC फ्लो हो रही है, यहाँ पर बेस करंट फ्लो हो रही है, तो इसको हम लोग बेस करंट कहेंगे। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बेस पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसको हम लोग RB कह सकते हैं। कलेक्टर पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसे RC कहा जा सकता है। बायसिंग करेंगे इस सर्किट का, तो इसको हम लोग VCC से नाम दे देंगे। और यहाँ पर हमारा करंट IE क्या है, वो ग्राउंड हो जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट पर कलेक्टर करंट अंदर जा रही है यहाँ से इस नोड से, और बेस करंट यहाँ से जा रही है। तो अगर हम इस नोड पर इस करंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमारा जो KCL कहता है किसी नोड पर, KCL कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो हमारे पास इन दोनों करंट का डायरेक्शन तो हमें गिवन था कि ये कलेक्टर करंट अंदर जा रही है, यहाँ से बेस करंट ऐसे फ्लो होकर के इधर आ रही है। तो हम अगर इस करंट को निकालना चाहें तो हमारे पास सम ऑफ आउटगोइंग करंट तो है ही, इस नोड से आउटगोइंग करंट तो हमें मिल ही गई है, तो कहीं ना कहीं से करंट एंटर कर रही होगी, तभी तो ये आउटगोइंग बन रही है इस नोड पर। तो ये जो करंट हम निकाल रहे हैं, जिस करंट को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो वो हमारी इनकमिंग करंट होगी। इस नोड पर इनकमिंग करंट अंदर की ओर एंटर करेगी, तो इस करंट को हम लोग बोल सकते हैं करंट I, जो कि इक्वल हो सकती है IB प्लस IC की। तो इसको हम कह सकते हैं IB प्लस IC करंट यहाँ से फ्लो होकर के जाएगी, सम ऑफ बेस करंट प्लस IC। बेस करंट और IC करंट का जो सम होगा वो यहाँ से फ्लो होकर के जाएगा। अब जब इस सर्किट की एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस वैसे ही करेंगे जैसे हमने फिक्स्ड बायस सर्किट में किया था। वहाँ पर हमने इनपुट और आउटपुट दोनों साइड एनालिसिस की थी। इनपुट साइड पर एक बार सप्लाई बायसिंग को इनपुट साइड पे कनेक्ट किया था, तब KVL अप्लाई किया था। और जब आउटपुट साइड की एनालिसिस करनी थी तो आउटपुट साइड हमने बायसिंग कनेक्ट किया था, उसके बाद हमने आउटपुट साइड KVL अप्लाई करके एनालिसिस की थी। वही एनालिसिस यहाँ भी करेंगे, बेस करंट की वैल्यू निकालेंगे, कलेक्टर करंट की वैल्यू निकालेंगे, और जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज होगा उसको निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा एमीटर, कलेक्टर और एमीटर के बीच जो वोल्टेज होगा वो VCE होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा VBE के बीच में, बेस और एमीटर टर्मिनल के बीच में, वो VBE वोल्टेज होगा। अब हम यहाँ पर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं इनपुट साइड पर। इनपुट साइड पर जब एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो जो ये बायसिंग वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है, हम केवल इनपुट साइड अप्लाई करेंगे बायसिंग वोल्टेज। जब इनपुट साइड बायसिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे और यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे, तो जब KVL अप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी, इनपुट साइड KVL अप्लाई करने पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी VCC माइनस जो यहाँ पे ड्रॉप होगा माइनस IB प्लस IC इंटू RC, माइनस यहाँ पे जो ड्रॉप होगा बेस में माइनस IB RB, और जो यहाँ ड्रॉप हो रहा है VBE माइनस VBE इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है। इनपुट पे जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमारी ऐसी इक्वेशन निकल के आएगी। और हम जानते हैं कि IC करंट जो होता है IC इज इक्वल टू बीटा IB होता है। तो इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं बीटा IB, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा VCC माइनस IB प्लस बीटा IB इंटू RC माइनस IB इंटू RB माइनस VBE इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने के बाद हम बेस करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करने के लिए पहले IC की वैल्यू पुट की थी इस इक्वेशन में, उसके बाद IB कॉमन लिया, IB पूरे में कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद बेस करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो बेस करंट की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो इतनी आई है, IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE अपॉन RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RC। अब ये हो गया हमारा इनपुट करंट का एनालिसिस कि हमें इनपुट करंट या फिर बेस करंट या फिर DC बेस करंट हमें इस सर्किट में, कलेक्टर फीडबैक सर्किट में इतनी मिल रही है। अब हम एक रिलेशन जानते हैं IC इज इक्वल टू बीटा IB। उससे हम लोग कलेक्टर, अगर हमें आउटपुट साइड पर एनालिसिस करनी है तो हम यहाँ से कलेक्टर करंट तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं IC इज इक्वल टू बीटा IB से। आउटपुट एनालिसिस करने के लिए हम लोग बेस करंट से आउटपुट कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं बीटा IB से। IC इज इक्वल टू बीटा IB होता है, तो यहाँ से कलेक्टर करंट हमारा फाइंड आउट हो जाएगा बीटा टाइम्स ऑफ VCC माइनस VBE अपॉन
RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RC, ये हमारा कलेक्टर करंट का वैल्यू निकल आएगा आउटपुट साइड एनालिसिस करने के लिए। यहाँ से हम इनपुट के पैरामीटर से आउटपुट का एक पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए आउटपुट साइड पे बायसिंग बैटरी कनेक्ट करके आउटपुट साइड पे हम लोग KVL लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे। जब यहाँ KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, VCC, क्योंकि हमने एक बायसिंग बैटरी यहाँ पर VCC इसको लगा देंगे, यहाँ पे कनेक्ट करने के यहाँ कनेक्ट करके आउटपुट वोल्टेज में KVL लगाएंगे तो VCC माइनस IB प्लस IC इंटू RC, जो यहाँ का ड्रॉप होगा माइनस जो यहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ का ड्रॉप इज इक्वल टू VCC हो जाएगा। इन दोनों का जो सम होगा, जो यहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज निकल के आ रहा है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, और जो आपका VCC है वो उसके इक्वल हो जाएगा। आउटपुट साइड KVL लगाया तो इक्वेशन मिल गई VCC माइनस IC प्लस IB इंटू RC माइनस VCE। तो यहाँ से हम लोग आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज यहाँ से निकल आएगा VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC प्लस IB इंटू RC। ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। दैट मीन्स कि इन तीनों पैरामीटर से ऑपरेटिंग पॉइंट्स की वैल्यू निकाली जा सकती है कि ऑपरेटिंग पॉइंट का लोकेशन कहाँ होगा। आपका Q जो है कलेक्टर फीडबैक बायसिंग सर्किट के केस में आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेगा, इन तीनों वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा। इन तीनों वैल्यूज़ बताएंगे कि किस लोकेशन पे आपका ऑपरेटिंग पॉइंट लाई कर रहा है इन केस ऑफ कलेक्टर फीडबैक बायसिंग। ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर टेम्परेचर को हम वेरी कराएंगे या फिर बीटा की वैल्यू में वेरिएशन करेंगे। अगर बीटा की वैल्यू में वेरिएशन कर रहे हैं या फिर टेम्परेचर में वेरिएशन कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग पॉइंट पर क्या वेरिएशन होगा वो हम देखते हैं। यहाँ से हमें दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम बीटा की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं तो ये बीटा प्लस 1 है, और ये बेस करंट जो है आपका इनपुट करंट जो है वो इन्वर्स रिलेशन दिखा रहा है यहाँ से। तो जैसे ही आप बीटा की वैल्यू को बढ़ाते हैं, बीटा की वैल्यू बढ़ने से जो इनपुट करंट है, जो बेस करंट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये वैल्यू आपका बढ़ेगा, जब ये फैक्टर आपका बढ़ेगा, इस फैक्टर के बढ़ने से आपका जो बेस करंट है या फिर जो इनपुट करंट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर बीटा की वैल्यू में चेंजमेंट हो रहा है, मतलब अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर ट्रांजिस्टर हमें रिप्लेस करना पड़ रहा है, अगर ट्रांजिस्टर कहीं से ख़राब हो रहा है सर्किट में या फिर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करने का कंडीशन आ रहा है, तो उस केस में आपका बीटा की वैल्यू वेरी करेगा। कंपलसरी है कि बीटा की वैल्यू वेरी ही करेगा। अगर हमें ट्रांजिस्टर चेंज करना पड़ गया या फिर रिप्लेस करना पड़ गया है तो बीटा की वैल्यू अगर वेरी करता है तो आपका जो बेस करंट है वो वेरी करेगा। अगर बीटा की वैल्यू बढ़ रही है उस केस में जो बेस करंट है हमारा वो कम हो जाएगा, मतलब इनपुट करंट हमारा कम हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ से, और एक कंडीशन आती है कि अगर हमें एक कंडीशन ये भी पता है कि IC इज इक्वल टू, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने बेस करंट को बढ़ाया अपने, अगर यहाँ से हम बीटा को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा बेस करंट कम हो जाएगा, बेस करंट कम हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम बीटा की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो बेस करंट बढ़ जाएगा। उस केस में अगर हम कहते हैं कि बीटा की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं या फिर बीटा की वैल्यू को घटा रहे हैं तो एक रिलेशन हम जानते हैं IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो अगर हम बीटा की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा कलेक्टर करंट है वो हमारा बढ़ रहा है। इस रिलेशन से अगर हम देखें तो बीटा की वैल्यू को अगर बढ़ा रहे हैं या बीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कलेक्टर करंट भी बढ़ने लगता है। तो यहाँ से अगर आप देखिए, अगर कलेक्टर करंट यहाँ से बढ़ रहा है, कलेक्टर करंट अगर यहाँ से बढ़ा तो इस कंडीशन पे, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे अगर कि कलेक्टर करंट में अगर वेरिएशन हुआ, मतलब कलेक्टर करंट अगर आपका बढ़ा, ये बहुत नेगेटिव है। कलेक्टर करंट बढ़ने का मतलब है कि ये टर्म जो है वो और नेगेटिव हो जाना। इस टर्म का और नेगेटिव हो जाने का मतलब है कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज है VCE वो और कम हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज आपका बहुत ही कम हो जाएगा। यहाँ से इस रिलेशन से हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारा कलेक्टर करंट बढ़ता है, अगर बीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कलेक्टर करंट हमारा बढ़ेगा। कलेक्टर करंट अगर बढ़ता है, इन केस कलेक्टर करंट बढ़ने लगी तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है या फिर जो VCE है वो हमारा क्या करेगा, वो घटना स्टार्ट कर देगा इस रिलेशन की वजह से, क्योंकि ये आपका जो फैक्टर है वो नेगेटिव फैक्टर है। इस नेगेटिव की वजह से आपका जो आउटपुट वोल्टेज है या फिर जो VCE है वो घटना स्टार्ट कर देगा। मीन्स अगर IC को बढ़ा रहे हैं, कलेक्टर करंट हमारा बढ़ रहा है तो VCE हमारा डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। अब जब VCE हमारा डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा
तो बेस करंट हम उस कंडीशन में देख रहे हैं कि जो बेस करंट है वो हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। बेस करंट डिक्रीज़ करेगा, जब बेस करंट डिक्रीज़ करेगा तो इस कंडीशन से हम देख सकते हैं कि जब बेस करंट डिक्रीज़ करेगा तो हमारा कलेक्टर करंट भी उस टाइम पे डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो फिक्स्ड बायस के केस में था कि हमारा जो कलेक्टर करंट था बीटा की वैल्यू पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था, तो वहाँ पर अगर हम बीटा बढ़ा रहे थे तो कलेक्टर करंट हमारा बढ़ रहा था। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर हम बीटा की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो कलेक्टर करंट हमारा बढ़ तो रहा है, लेकिन साथ में हमारा जो बेस करंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ भी कर रही है। तो जब बेस करंट की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, इसकी वजह से जब हमारा आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज़ कर रहा है तो बेस करंट की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, और जब बेस करंट की वैल्यू डिक्रीज़ करती है तो कलेक्टर करंट की वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगी। दैट मीन्स कि ये यहाँ पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है आपका वो शिफ्ट नहीं हो पाएगा। जब जो कंडीशन हमारी फिक्स बायस के केस में बन रही थी कि बीटा की वैल्यू अगर हमारी चेंज हो रही थी, बीटा की वैल्यू अगर बढ़ रही थी तो कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ रही थी, उस केस में ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जा रहा था, जो आपका क्यू पॉइंट था वो शिफ्ट हो जा रहा था। लेकिन इस केस में अगर कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो बेस करंट की वैल्यू घट रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो घट रहा है कलेक्टर करंट के बढ़ने से। जब आउटपुट वोल्टेज घट रहा है तो बेस करंट जो वैल्यू है वो भी घटना स्टार्ट करेगा। जब बेस करंट की वैल्यू घटना स्टार्ट करेगी तो कलेक्टर करंट भी उसी प्रपोर्शन में घटेगा, मतलब कि उस तरीके से रैपिडली इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो फिक्स रह सकता है। तो इसलिए ये इसका मेरिट है कि यहाँ पर कलेक्टर फीडबैक बायसिंग है, उस केस में आपका ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स रह सकता है, वेरी नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा कलेक्टर करंट या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट में क्या वेरिएशन आता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लीकेज करंट हमारा बढ़ता है, क्योंकि लीकेज करंट टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। तो टेम्परेचर करंट हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लीकेज करंट बढ़ेगा। लीकेज करंट बढ़ने का मतलब है कि हमारा जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। और कलेक्टर करंट के बढ़ने का एक रीज़न और है कि अगर बीटा की वैल्यू बढ़ती है, अगर बीटा की वैल्यू बढ़ती है तो भी हमारा कलेक्टर करंट बढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर हमारा कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, इस केस में अगर कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो कलेक्टर करंट के बढ़ने से हमारा ये जो आउटपुट वोल्टेज है VCE वो घटना स्टार्ट कर रहा है। अगर कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, इन दोनों केसेस में अगर आप टेम्परेचर या बीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, उस केस में आपका जो आउटपुट वोल्टेज है VCE वो घटना स्टार्ट कर देगा। जब आउटपुट वोल्टेज घटना स्टार्ट करेगा तो आउटपुट वोल्टेज घटने की वजह से जो हमारा बेस करंट है वो भी घटना स्टार्ट कर देगा। जब बेस करंट घटना स्टार्ट करेगा, बेस करंट घटना स्टार्ट कर देगा, जब बेस करंट यहाँ से घटेगा तो हम यहाँ से इस रिलेशन से देख पा रहे हैं कि अगर बेस करंट घटेगा तो बेस करंट के घटने से, बेस करंट अगर हमारा यहाँ से घटने लगा तो जो आपका कलेक्टर करंट है वो भी घटना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे बेस करंट घटा तो बेस करंट घटने से जो आपका कलेक्टर करंट है वो अब क्या करेगा, वो घटना स्टार्ट कर देगा। कलेक्टर करंट अब घटना स्टार्ट कर देगा जब आपका बेस करंट कम होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या फिर बीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, उन दोनों केसेस में कलेक्टर करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं कि अगर हमारा कलेक्टर करंट इंक्रीज़ कर रहा है तो एमीटर वोल्टेज इस रिलेशन की वजह से कम हो जाएगा। जब एमीटर कलेक्टर एमीटर वोल्टेज कम हो जाएगा, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज कम होने से जो हमारा बेस करंट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब बेस करंट कम होगा तो कलेक्टर करंट इमीडिएटली आपका कम हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा चेंज जो हो रहा था ऑपरेटिंग पॉइंट, अगर कलेक्टर करंट में चेंजमेंट नहीं आ पाएगा तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा। ऑपरेटिंग पॉइंट जहाँ पर था वहीं फिक्स रहेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल रहेगा।